एक बार फिर से आप सबका स्वागत है राजस्थान संवाद में, जहां हम एक पूरी सीरीज के तहत आपको देश में होने वाले बड़े बदलावों को पूरी जर्रे जर्रे से समझाते हैं, ताकि आपको अपने कानून से लेकर अपनी विधि न्याय तक की सारी बातों की पूरी समझ हो। और इसके लिए हमारे साथ लीगल जगत की बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद रहती है। और आज भी हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही अहम मुद्दे पर, जो कि भारतीय न्याय संहिता से जुड़ा हुआ है। और ये कानून क्यों आया, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, और किस लिए इस कानून का विरोध भी हुआ, इस कानून में पनिशमेंट्स कैसे हैं, इस कानून में आपके लिए क्या क्या है, सब चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। और इसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं अपने आप को आज भी कानून का विद्यार्थी कहने वाले और कई विद्यार्थियों को अपने आशीर्वाद तले बनाने वाले प्रोफेसर डॉक्टर M K Bhandari, जो कि गाल्टर के फाउंडर हैं। और साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एकलव्य भंसाली, जो कि लीडिंग लॉयर हैं राजस्थान हाई कोर्ट के, जो आज इस भारतीय न्याय संहिता को समझने में बहुत मदद करने वाले हैं हम सबकी। सबसे पहले सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है राजस्थान संवाद। ये न्याय संहिता का आना, धन्यवाद। नमस्कार। न्याय संहिता का आना और आज तक जो इंडियन पीनल कोड के जरिए कानून बने हुए थे, उन कानूनों का बदल जाना, कितना जरूरत थी इसकी, और इसकी जरूरत आखिर इस समाज को क्यों पड़ी, इन सब मौजुओं पर बात करने के लिए M K Bhandari सर हैं। सर, आप बताएं, आखिर इस कानून को बदलने का क्या जरूरत था? धन्यवाद वरुण बंसाली एवं राजस्थान संवाद। आप समय समय पर समसामयिक विषयों पर और विशेष रूप से विधि क्षेत्र के विषयों पर परिचर्चा का आयोजन करते हैं और मुझे उसमें भागीदारी सहभागिता करने का अवसर मिलता है और अपने विचारों को आपके माध्यम से राजस्थान और देश की जनता के समक्ष रखने का अवसर मिलता है। मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। आपने आज जो विषय चुना है, भारतीय न्याय संहिता, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विधि जो कि संसद के पिछले सत्र में पारित की गई थी, उससे संबंधित है। मैं आपको बताना चाहूंगा इसकी पृष्ठभूमि। हमारे देश में जो आपराधिक न्याय है, जिसे हम क्रिमिनल जस्टिस कहते हैं, जिसमें जो व्यक्ति अपराध करे उसको दंड मिले, जो पीड़ित है उसको न्याय मिले, और कैसी प्रक्रिया होगी, क्या अपराध सुनिश्चित किए जाएंगे, क्या उनके लिए दंड का प्रावधान होगा, और किस प्रकार साक्ष्य के आधार पर, चूंकि बिना साक्ष्य के तो कुछ भी संभव नहीं होता। हमारे वरिष्ठ साथी और योग्य डॉक्टर एकलव्य भंसाली जी न्यायालय में सैकड़ों ट्रायल और मुकदमे और अपीलें कंटेस्ट करते हैं क्लाइंट्स के लिए, तो वो जानते हैं कि एक निश्चित प्रक्रिया और एक निश्चित साक्ष्य की विधि के अनुसार अपराध को प्रमाणित किया जाता है। उसमें इन्वेस्टिगेशन अपना भूमिका अदा करता है, प्रोसिक्यूटर अपनी भूमिका अदा करता है, और वकील, चाहे वो प्रोसिक्यूशन का हो, चाहे वो एक्यूज्ड का हो, चाहे वो विक्टिम की तरफ से हो, पीड़ित की तरफ से हो, सारी एक प्रक्रिया के तहत होता है। हमारे देश में अब तक इन तीन कानूनों के आने से पूर्व एक भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड था, जो 1860 में बना था, जब भारत आजाद नहीं था। ब्रिटिशर्स द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह कानून भारत के लिए पारित किया था। दूसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम था, और तीसरा दंड प्रक्रिया संहिता थी। दंड प्रक्रिया संहिता को हमने 1973 में काफी आमूलचूल परिवर्तन करके नया जामा पहनाया, लेकिन दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट, ये दोनों कानून ज्यादा परिवर्तन नहीं हुए। समय के साथ कुछ कुछ परिवर्तन तो किए गए थे, लेकिन इस बार हमारी संसद ने
इन तीनों कानूनों में विस्तृत रूप से आज की परिस्थितियों को देखते हुए, अनुभव को देखते हुए, अपराधों की श्रेणियां बढ़ी है, अपराधों के तौर तरीके बढ़े हैं, साइबर क्राइम्स आए हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है नई तरह से एविडेंस लेने की, ऑनलाइन एविडेंस लेने की, डिजिटल सिग्नेचर्स है, साइबर क्राइम्स बढ़े हैं। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, संसद ने इस तीनों कानूनों में आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड इंडियन एविडेंस एक्ट, इन तीनों में व्यापक परिवर्तन किए। और जो सबसे अच्छी बात मैं पहले कहना चाहता हूं आपको कि इनका नाम इंडियन से हटाकर भारतीय कर दिया गया। आप और हमने एक बार चर्चा भी की थी इसी मंच पर कि इंडिया या भारत, भारत हमारी अपनी मौलिक पहचान है। तो एक तो ये सबसे बड़ा बदलाव जो नाम में किया गया कि इसको भारतीय दंड संहिता हटा दिया गया। ब्रिटिशर्स दंड देने में विश्वास करते थे, हम भारत में लोगों के साथ, पीड़ित के साथ, विक्टिम के साथ, जो अपराध का पीड़ित है उसके साथ न्याय होना चाहिए। और इसी तरह से जो सीआरपीसी थी उसको बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता संहिता कर दिया गया और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया गया। ये तो पहली बात हुई कि हमने इन तीनों के नाम बदलकर भारतीय से प्रारंभ कर दिए। आज चूंकि ये तीनों इतने बड़े व्यापक कानून हैं और जैसा भी आपने कहा कि हम सीरीज के माध्यम से, अंतराल से तीनों कानूनों पर हमारे विशेषज्ञों के साथ विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आज हम जो विषय ले रहे हैं वो भारतीय न्याय संहिता। इंडियन पिनल कोड 1860 में बना था और अब जो हमारी भारतीय न्याय संहिता जो 2023 में पिछले संसद सत्र से पारित हो गई, लागू हो गई, उसमें जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए वो मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूं आम लोगों की जानकारी के लिए, और फिर हमारे योग्य साथी एक्लेव अजीब बताएंगे कि दंड के प्रावधान किस तरह से बदले गए, जोड़े गए, कम किए गए, जैसा भी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसमें इंडियन पिनल कोड में कुल 511 धाराएं थी जो विभिन्न प्रकार के अपराधों को और उनसे जुड़े हुए दंड को स्पष्ट करती थी। अब उसको और एक रीस्ट्रक्चर करके और 358 धाराओं में उसको समेट दिया। हालांकि उन विभिन्न धाराओं की उपधाराएं भी हैं, लेकिन उसको और स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है, उसको व्यवस्थित ढंग से कर दिया गया। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पहले हमारे जो ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी, जैसे रेप है, बॉडी क्राइम्स, अलग व्यक्ति के शरीर से संबंधित अलग अलग क्राइम्स है, वो धाराएं पिछली धाराओं में थे, उनको आगे ले आए क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट माने गए। और तीसरी बात इसमें जो की गई कि सेडिशन का एक ऑफेंस होता है। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि भाई जो देशद्रोह का कानून है ये ब्रिटिश लीगेसी का कानून है, इसको बदलने की आवश्यकता है। हम स्वतंत्र हैं, हम लोकतांत्रिक राज्य हैं, तो कोई व्यक्ति अगर अपने देश के लिए कुछ कहता है, कोई विपरीत बात कहता है, तो वो सेडिशन में, देशद्रोह में उसको मुकदमा चलाना ठीक नहीं है। सरकार ने इस बात को समझा और सेडिशन ऑफेंस जो है उसको हटाया। लेकिन उसकी जगह पर ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को खुली छूट दे दी जाए, उसकी जगह अगर कोई देश को टुकड़े करने की बात करता है, देश के खिलाफ आर्म्ड रिबेलियन करता है, तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। फिर मैं आपका ध्यान देना चाहूंगा कि आप देख रहे हैं कि बाहर से, मैं कनाडा से, अमेरिका से और भी कई राज्यों से, पाकिस्तान हमारे पड़ोसी राज्य से भारत में अपराध किए जाते हैं, उनको भी दंडित किया जा सकता है। जो भारत के बाहर बैठ के और भारत के अंदर अपराध करने का जो बीड़ा उठाते हैं उनको भी दंडित किया जा सकता है, ये भी प्रावधान जोड़ा गया। आप देख रहे हैं आजकल बहुत सारे महिलाओं से संबंधित रेप, गैंग रेप इत्यादि आते हैं। कई महिलाएं कहती है कि हम किसी व्यक्ति के साथ इस विश्वास के साथ रहे कि उसने कहा मैं शादी कर लूंगी, शादी कर लूंगा, या बाद में वो मुकर जाता है, तो झूठ बोलकर, धोखा देकर या अपनी जात गलत छिपाकर
किसी महिला के साथ संबंध बनाता है, चाहे वो रजामंदी से बनाए गए हों, लेकिन वो संबंध सत्य पर आधारित नहीं थे, झूठ बोलकर बनाए गए थे, उसको भी दंडित करने का प्रावधान किया गया है। ये नया प्रावधान जोड़ा गया। मैं आपके सामने उन प्रावधानों पर जोर दे रहा हूं जो नए जोड़े गए हैं, जिनको बहुत व्यापक रूप से जो पहले नहीं थे। इसी तरह से चेन स्नैचिंग आप देखते हैं, बहुत सामान्य घटनाएं हो गई है। पहले या तो उसको आप डकैती में गिनो, डकैती की अपनी यानी लूट, या उसको चोरी में गिनो, तो पुलिस वालों पर निर्भर था कि वो किस में मुकदमा दर्ज करे। अब उसके लिए एक विशेष अपराध बना दिया गया है, स्नैचिंग। स्नैचिंग इज ए डिफरेंट ऑफेंस, और उसके अंदर एफआईआर होगी और मुकदमा चलेगा। इसी तरह से एक महत्वपूर्ण जो प्रावधान किया गया, वो किया गया मॉब लिंचिंग। पिछले कुछ सालों में आपने देखा बहुत घटनाएं हुई, कुछ लोग मिलकर और किसी जाति, धर्म या महिला या किसी एक जाति विशेष वर्ग के लोगों के प्रति भीड़ भाड़ में उसकी हत्या कर देते हैं, उसको गंभीर चोट पहुंचा देते हैं। तो उसके लिए भी एक अलग से प्रावधान किया गया मॉब लिंचिंग का, और मॉब लिंचिंग इज नाउ ऑफेंस, और उसके लिए गंभीर सजा का प्रावधान किया गया। मेरे मित्र बताएंगे इस बारे में। एक अभी आपने सुना पूरे देश में हड़ताल हुई ट्रक ऑपरेटर्स की। उन्होंने कहा जो हिट एंड रन का आपने प्रावधान बनाया है वो बहुत कठोर है। हम अक्सर देखते हैं कि रात्रि के समय एक्सीडेंट होता है या सुनसान जगह पे एक्सीडेंट होता है। कायदे से तो वो नेग्लिजेंट एक्ट है, धारा 304 आईपीसी में ऑलरेडी ऑफेंस है, लेकिन लोग भाग रश जाते एंड नेग्लिजेंस, हैं। रैश एंड रश एंड नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस। तो लोग भाग जाते हैं, ड्राइवर गाड़ी को लेके भाग जाता है। हिट एंड रन, हिट एंड रन को अपराध माना गया है। जब भी वो व्यक्ति, उसकी ड्यूटी है कि वो रिपोर्ट दर्ज कराए, पुलिस में एफआईआर कराए, जो व्यक्ति विक्टिम बना है उसको उसकी जान बचाने के लिए कोशिश करे, अस्पताल ले जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं। हजारों व्यक्ति हिट एंड रन के शिकार होते हैं, या तो मारे जाते हैं या गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया। अभी हड़ताल की, होम मिनिस्टर ने उनको आश्वासन दिया कि हम इस प्रावधान को वापस विचार करेंगे, लेकिन ये एक अच्छा प्रावधान है जिसमें जो विक्टिम है, जो एक्सीडेंट से सफरर है, उसको न्याय मिलेगा, उसको जो व्यक्ति ऐसा करेगा उसको दंड मिलेगा। इसी तरह से एक आपने देखा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, राजस्थान में बहुत गैंग्स है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स की परिभाषा हमारे आईपीसी में नहीं थी। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स जो गैंग्स बनाकर क्राइम करते हैं, टेररिस्ट एक्ट करते हैं, उनको भी दंडित करने का और कठोर दंड देने का प्रावधान किया गया। अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई व्यक्ति अगर मरने की प्रयास करता है, नहीं मर पाता है, बच जाता है, फिर हम उसको दंडित करें तो ये एक अमानवीय हो जाएगा। तो अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड को ऑफेंस नहीं माना गया, हटा दिया गया आईपीसी से। यानी अब नई भारतीय न्याय संहिता में अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड को हटा दिया गया है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी पब्लिक ऑफिसर को, जो अपना काम कर रहा है, जैसे कोई आपके मकान की तलाशी लेना चाहता है, उसके पास वारंट है, और आप उसको डराने धमकाने के लिए सुसाइड करने की धमकी देते हैं और सुसाइड करने का प्रयास करते हैं, उस पर दबाव डालने के लिए, तो वो अपराध की श्रेणी में लिया गया है। और इसी तरह से मैंने आपको बेगरी यानी भीख मांगना, ये भी भीख मांगना और भीख मंगवाना, लोग बच्चों को से भीख मंगवाते हैं, इसका प्रावधान हमारे आईपीसी में नहीं था पहले। अब भारतीय न्याय संहिता में इसको भी एक अपराध, ये एक एक्सप्लॉयटेशन है, ट्रैफिकिंग है, बच्चों का शोषण है। तो इस प्रकार से कई सारे और भी प्रावधान हैं जिस पर मैं चाहूंगा कि एक्लवे जी प्रकाश डालें। कुल मिला के मैं ये कहूंगा कि इस भारतीय न्याय संहिता में काफी परिवर्तन किए गए हैं, नए अपराध जोड़े गए हैं, और जो अपराध पहले नहीं थे दंड संहिता के अंतर्गत, और अपराध को डिफाइन भी किया गया है। चाइल्ड की परिभाषा स्पष्ट की गई है, 18 वर्ष से कम जो व्यक्ति है वो चाइल्ड की कैटेगरी में आएगा, पहले चाइल्ड की परिभाषा उसमें नहीं दी गई थी। तो इस तरह से काफी महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं, और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में न्याय दंड आपराधिक
न्याय के क्षेत्र में इनके दूरगामी परिणाम होंगे। काफी विस्तृत तरीके से सर आपने हमारे दर्शकों को समझाया कि किस तरीके से भारतीय दंड संहिता में बहुत सारे परिवर्तन किए गए और ये परिवर्तन बहुत जरूरी भी थे। डॉक्टर एकलव्य भंसाली सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा और कहीं ना कहीं कुछ जो बातें सर ने बताई उसके आगे की बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि दंड में, पनिशमेंट्स में क्या कुछ अंतर है आईपीसी और भारतीय दंड संहिता में। और इसके साथ ही जिस तरीके से एक फैशन बन गया है हमारे देश में कि कोई भी कानून आता है तो उसका विरोध होना तय है, और वो विरोध बिना उस कानून की पूरी जानकारी हुए, बिना उस कानून का पूरा मर्म जाने कर दिया जाता है। तो इससे किस तरीके से, क्योंकि आप लगातार इन कानूनों को एग्जीक्यूट करने की जो मेन शाखा होती है उस शाखा से जुड़े जुड़े रहे हैं और आप लगातार एडवोकेसी करते रहे, तो इस तरीके से जब तक बदलाव होंगे नहीं और विरोध होता जाएगा तो कितनी रुकावट होती है देश के विकास में, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। थैंक यू अरुण। मैं प्रोफेसर M.K. भंडारी की साहब की बात को आगे बढ़ाते उनकी बात से सहमत हूं कि जो वास्तव में भारतीय न्याय संहिता जो आई है, ये अभी आज की परिस्थितियों में एक क्रांतिकारी कदम है। हमारे यहाँ शुरू से रहा है कि जब कोई प्रचलित व्यवस्था को हम हटाते हैं, नई व्यवस्था लागू करते हैं, तो उसका विरोध होता है, क्योंकि आम पब्लिक को उन कानून की अवेयरनेस नहीं होती है कि क्या परिवर्तन किया गया है, समय के हिसाब से क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। जब वो पब्लिक को समझ में आते हैं तब फिर पब्लिक कहती है यार हमने गलत किया, ये कानून सही है। अब मैं जैसे आपको कई एग्जांपल इसमें बता सकता हूँ, जैसे प्रोफेसर भंडारी साहब ने बताया, हमारी जो पिछली आईपीसी थी वो अंग्रेजों के जमाने की थी, जिसमें उन्होंने अपने हिसाब से पनिशमेंट, दंड शब्द यूज किया था और अपने हिसाब से उन्होंने पनिशमेंट दे रखा था। एक तो अब ये पूरी तरह भारतीय कानून आ गया जो केवल भारत के द्वारा निर्मित कानून है। पुराने में जैसा भंडारी साहब ने बताया कि 511 सेक्शन थे, धाराएं थी, तो उसमें से कुछ धारा समय से किया गया परंतु वो सेक्शन नहीं हटाया, रीनंबरिंग नहीं की गई। अभी इसमें जो पिछले हटे हुए थे उनकी नंबरिंग हटा दी और जो ऑफेंस ज्यादा हीनियस है, ज्यादा घातक है, उनको आगे प्रेफरेंस देते हुए आगे लाते गए। एक हमारा सिद्धांत की थ्योरी है, थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, सजा के सिद्धांत, जो 4 प्रकार के उसमें हमारे आते हैं कि सजा देते वक्त 4 सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। डिटेंटिव है, रिप्यूटेटिव है, प्रतिशोधात्मक है और रिफ्रोमेट्रिव है। ये 4 प्रिंसिपल बताए गए हैं पनिशमेंट के। तो उनको ध्यान में रखते हुए ही इसमें पनिशमेंट का प्रावधान किया गया। अब जैसे कोई जेब कतरा है, अब उस जेब कतरे को आप मौत की सजा तो दे नहीं सकते, तो जैसा ऑफेंस उसी हिसाब से सजा का प्रावधान इसमें दिया गया है। सबसे बड़ी चीज ये है। और कुछ जैसे नहीं थे, कई बार हम देखते हैं कि 8 साल की बच्ची, 9 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है, अपने को आक्रोश आता है। तो पहले रेप में एक ही था, बिलो 16 ईयर और अबव 16 ईयर। इस कानून में अब 2 भाग कर दिए गए, अंडर 12 ईयर का भी इसमें पनिशमेंट प्रोवाइड कर दिया गया। इसमें इम्प्रिजमेंट बढ़ा दिया गया, सजा का प्रावधान बढ़ा दिया गया कि offense against the heinous offense against the society and woman and child। तो पहले जैसे 10 साल की सजा का प्रावधान था, इसमें अब मिनिमम 20 ईयर सेंटेंस कर दिया, 20 साल की सजा या आजीवन कारावास, जब तक वो जीवित रहेगा उसमें रहेगा। परंतु यदि 12 साल से कम की लड़की है और उसके साथ रेप करता है तो ये तो है ही है 20 साल लाइफ इम्प्रिजमेंट, पर उसको ऑफेंस की नेचर को देखते हुए मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। तो इस तरीके से जो छोटे बच्चे, छोटे चाइल्ड के साथ, उनके साथ जैसे किया जाता है ऑफेंस, तो उनके हिसाब से उतना ही पनिशमेंट इस बारे में लेके आ गए। अब इसमें अलग अलग ऑफेंस, जैसे फ्रॉड के ऑफेंसेज हैं, तो उनको भी अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है।
कि भाई अगर इस तरीके का फ्रॉड किया जाएगा तो ये ऑफेंस होगा, इस तरीके का किया जाएगा तो ये होगा, ये होगा। कुछ जैसे कि भंडारी साहब ने बताया, कुछ ऑफेंसेस को हटा दिया गया, जैसे सेडेशन, राजद्रोह जो था, सेडेशन जो था राजद्रोह, उसको हटा दिया गया, उसको अब नए रूप में लेके आ गए। परंतु कुछ जो लॉ के प्रिंसिपल है, पनिशमेंट के प्रिंसिपल हैं, वो वही रखे गए हैं जो चार थ्योरी थी। इसमें रिफॉर्मेटरी जो सुधारात्मक थ्योरी है, उसको ज्यादा ध्यान में रखते हुए और उसको ये कानून बनाए गए हैं। अब कई कानून है, जैसे पुरानी आईपीसी में एक ही कानून में उसको सब अलग अलग उसको क्लासिफाइड किए हुए थे, इसमें इन्होंने अलग अलग सेक्शन में उसको क्लासिफाइड कर दिया। कई कानून ऐसे हैं जो अलग अलग। अब पनिशमेंट की जैसे भी है, तो पहले तो 5 प्रकार के पनिशमेंट ही थे, अब छठा एक कम्युनिटी सर्विस जोड़ दिया गया इसमें, जो पहले नहीं था। कम्युनिटी सर्विस मतलब उस आदमी को जैसे माइनर सा कोई ऑफेंस किया है तो उसको उतनी सजा दी जाए ताकि वो गिल्ट भी फील हो जाए और वो सोसाइटी के काम भी आ सके। आपने जैसे वो आप सबने पिक्चर देखी होगी राजेश खन्ना की दुश्मन पिक्चर, जिसमें राजेश खन्ना ट्रक ड्राइवर होता है, उसके हाथ से एक्सीडेंट हो जाता है, एक माइक ठीक करो। कमाने वाला होता है, उसकी डेथ हो जाए, सजा क्या देता है? हालांकि कानून में प्रावधान नहीं है कि चूंकि उस परिवार का इकलौता सदस्य चला गया कमाने वाला, उस परिवार का लालन पालन कौन करेगा? तो तुम्हें यह सजा दी जाती है कि तुम 1 साल तक उनके परिवार का लालन पालन करोगे और उनके साथ रहोगे, और वो साल भर तक उनके साथ रहता है, उनका दिल जीतता है, उसकी सजा माफ होती है तो वो फिर जाके कहता है नहीं मुझे सजा, मुझे यहीं रहने दो, मुझे मत जाने दो। तो एक तरीके से उसमें सुधार भी आ गया, एक सोसाइटी को संदेश भी चला गया, और जो पीड़ित परिवार था उस पीड़ित परिवार को सहायता भी वास्तव में प्राप्त हुई। तो पहले जो हमारे ऑफेंसेस थे, इसमें जो फाइन लगाया जाता था वो फाइन सरकार में जमा होता था, विक्टिम को कुछ नहीं मिलता था, कंप्लेनेंट या विक्टिम जो होता था। अब इसमें यह व्यवस्था कर दी गई है कि जो भी फाइन या जैसा भी कोर्ट उपयुक्त समझे, वो विक्टिम पीड़ित है, पीड़ित को दिया जाए। सरकार ने कोई सफर नहीं किया, जिसके साथ घटना घटित हुई है वो पीड़ित ने सफर किया है। पहले हमारे कानून था फैटल एक्सीडेंट क्लेम, हम उसमें जाते थे, अब इसी में कह दिया कभी जो फाइन की रकम आती है वह पीड़ित पक्ष को दे दी जाए, सरकार वो कोर्ट आदेश कर देती है। तो इसमें अब के लिए विक्टिम पीड़ित को भी और उसके परिवार का भी ध्यान रखा गया है। इसी तरह मैं और भी कई चीजें बता रहा था। सेक्शन 4 जैसे मैं बता रहा था, सेक्शन 4 में जो पनिशमेंट दिए जाते हैं वो डेथ सेंटेंस दिया जाता है, लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया जाता है। पहले लाइफ इम्प्रिजमेंट का मतलब होता था 14 साल, और 14 साल के बाद उसका रेमिशन और जो भी होता था उसको परमानेंट पैरोल मिल जाती थी। अब इसमें कुछ कानूनों में ये कर दिया गया कि अगर न्यायालय लिखता है आजीवन कारावास मरते दम तक, तब वो आखिरी सांस तक उसको जेल में ही रहना पड़ेगा, वो परमानेंट पैरोल या रेमिशन का हकदार नहीं होगा। इसी तरह जो सजा दी जाती है लाइफ इम्प्रिजमेंट के अलावा, वो सजा भी 2 प्रकार की होती है। रिगोरियस इम्प्रिजमेंट, जिसमें एक्यूज को कड़ी मेहनत, बहुत जबरदस्त काम करना पड़ता है। रिगोरियस इसका कहता है पसीना तोड़ काम, मेहनत भरा काम किया जाता है, और एक सिंपल इम्प्रिजमेंट होता है। इसके बाद हम जाए तो कुछ ऑफेंसेज ऐसे होते हैं जिसमें एक्यूज की संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है और वो विक्टिम को या उसको सहायता पहुंचाई जाती है, सरकार जब्त कर लेती है, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। एक नेक्स्ट है उसका फाइन। कोर्ट क्योंकि इसमें सभी प्रावधानों में लगभग आइदर इम्प्रिजमेंट, आइदर फाइन और बोथ, ये तीनों चीज का प्रावधान किया गया है। बस फाइन में ये कर दिया गया कि न्यायालय चाहे तो वो उसको विक्टिम को दे सकता है। और छठा जो लाए पनिशमेंट में कम्युनिटी सर्विस, जैसा कि मैंने अभी बताया कि सामाजिक सेवा के साथ साथ उसकी सजा भी हो जाती है। जैसे आप अपन सुनते हैं कि अकाल तख्त और ये जो होते हैं
स्वर्ण मंदिर में सजा देते हैं कि आज आप जो भी दर्शनार्थ आएंगे, उनके सेवक आएंगे, उनके जूते साफ करोगे, ये करोगे, ये सारे कम्युनिटी सर्विस में आ जाती है। तो इससे उस आदमी को अपना गिल्ट भी फील हो जाता है, सुधर भी जाता है, और एक समाज को संदेश भी चला जाता है कि भाई सोसाइटी से बड़ा कोई नहीं है। ये एक इसमें थ्योरी लेके आए हैं। इसके साथ साथ जैसे पहले ऑफेंस को 375 और 374 में किया गया था, तो अब इसको 63 से लगा के 70 तक में नए इस संस्थान में इसको अलग अलग डिफाइन करके कैटेगरी वाइज डिफाइन किया गया है। तो यहाँ आकर पनिशमेंट की जो नेचर है, कई ऑफेंसेस में बढ़ाया गया है, कई ऑफेंसेस में उसको लिबरल रखते हुए रखा गया है, लिबरल भी किया गया है। ऐसा नहीं है कि केवल कठोर कानूनी का लागू किया गया है। तो जो आज की आवश्यकता थी कि लोगों में कानून का डर होना चाहिए, क्योंकि एक थ्योरी है, यदि आप कई लोग कानून के डर से कानून की पालना करते हैं। अपराधी करने वाले को यदि कानून का डर नहीं होगा तो वह समाज के लिए घातक साबित हो जाएगा। इन सभी आज की परिस्थितियों को देखते हुए, जैसा कि भंडारी साहब ने बताया था, कई नए तरीके आ गए अपराध करने के, साइबर क्राइम्स और ये सारे डीप फेक और ये सारे केसेस आ रहे हैं, मॉब लिंचिंग आ रही है, हेट स्पीच आ रही है। तो इन सबको समावेश करते हुए आज की परिस्थिति के अनुसार यह भारतीय न्याय संहिता का कानून बनाया गया है। और पहले तब जैसे 511 सेक्शन थे तो उनको हमारे लिए याद रखना भी कठिन होता था। अब तो सब्जेक्ट वाइज और उसमें कर दिया कि 357 इसमें सेक्शन दे दिए, और वो भी अलग अलग नेचर के अलग अलग दे दिए। तो इसीलिए अब इजी करते हुए, और एक पुराने जो उर्दू के शब्द थे, उर्दू को शब्द को हटाकर हिंदी के शब्द काम में लिए गए, ताकि आम जनता को समझ आ सके, आम पब्लिक को समझ आ सके कि ये कानून क्या कहता है। ये बहुत जरूरी था। और इसका विरोध का जहां तक है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का अगर इंटरेस्ट हित अगर बाधित होता है तो वो विरोध तो अवश्य करता है। अब ये जैसे कानून आया हिट एंड रन केस वाला, जैसा कि भंडारी साहब ने बताया, अब नो डाउट एक्सीडेंट रश एंड नेग्लिजेंस ऑलरेडी 304A में दिया हुआ था ऑफेंस, बट उसमें इम्प्रिजमेंट जनरली एक्सीडेंट में होता था तो 2 साल तक का होता था, पुलिस थाने में जमानत हो जाती थी। अरे आप एक घर का चिराग चला गया, एक घर का आदमी चला गया और पुलिस थाने में जाके बेल मुचल के भर दो और आपकी जमानत हो जाती है। आप मानवता नहीं दिखाते, वो वहां पड़ा तड़प रहा है, आप उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाओ। बिल्कुल। तो इन सब चीज को ध्यान में रखते हुए इसमें पनिशमेंट बढ़ा दिया। क्यों? कि जहां तक अगर एक्सीडेंट हो गया, मर भी गया, तो क्या है, अब ये पुलिस में हाथों हाथ जमानत हो जाएगी, या वो गाड़ी लेके भाग जाता है, पकड़ में ही नहीं आता है। और थ्योरी आईपीसी ये कहती है कि अगर एक्यूज की पहचान नहीं होती है तो उसको पनिश नहीं किया जा सकता, तो कौन पहचानेगा उसको? सही बात। तो अब इसमें सजा का प्रावधान 10 साल तक कर दिया। हिट एंड रन केस में अगर एक्सीडेंट हो गया तो 10 साल तक की सजा है, अगर वो भाग जाता है। परंतु अगर वो विक्टिम को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है तो उसको लिबरल रहने का कहा गया, मैक्सिमम 10 years का कहा। तो इसमें साथ में इसीलिए ये जोड़ दिया एक सब सेक्शन में कि अगर वह एक्सीडेंट करता है और जो पीड़ित व्यक्ति को उठा के हॉस्पिटल ले जाता है तो उसको कम सजा दी जाएगी, क्योंकि उसने वहां मानवता दिखाई, हो सकता है उसके प्रयासों से उसकी जान बच जाए। तो इसके साथ साथ समाज का भी ध्यान रखा गया है। समय क्यों कि इसका मिसयूज होने लग गया था 304A ये एक्सीडेंट का। हम कई बार पढ़ते हैं कि वो 304 का ऑफेंस 302 मर्डर में कन्वर्ट हो जाता था। सबसे ईजी था, अनजान आदमी था, जैसे कई पिक्चरों में हम देखते हैं ट्रक से एक्सीडेंट कराकर मार देते हैं, फिर वो पकड़ में नहीं आता, पकड़ में भी आते तो मैक्सिमम 2 years, जैसा मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी है इससे जो मैं इससे मारूंगा, पर बाद में इन्वेस्टिगेशन में सारा ये निकलता है। तो अब जब हार्ड पनिशमेंट है, पनिशमेंट ज्यादा है, तो एक बार आदमी आम नागरिक सोचेगा कि मैं ये ऑफेंस ऐसा काम गलत काम करूं या नहीं करूं। कानून का डर भी इस भारतीय न्याय संहिता में दिखाया गया है अपराधियों को। ये बेसिक एक आज के कहा जाए कि आज के हिसाब से, क्योंकि आप देखते हैं मर्जी आए जब खड़े होकर जब किसी
धर्म के विरुद्ध बोल देते हैं, किसी भी धर्म के विरुद्ध हम टिप्पणी कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं और वो चलते रहते हैं। हालांकि इसमें मेन जो सुधार आया है वो सीआरपीसी को हटा के जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लेके आए, उनके प्रावधानों के कारण, जो नए प्रावधान आए हैं उनके कारण न्याय की तुरंत प्राप्ति होगी, जल्द से जल्द प्राप्ति होगी। वो जिस समय ये विषय आएगा आप आमंत्रित करेंगे तो उस समय प्रोसीजरल लॉ पर अपन चर्चा करेंगे। पर अभी के हिसाब से आज के देखते हुए सरकार का बहुत अच्छा कदम है। आवश्यकता है पब्लिकेशन किया जाए, अवेयरनेस किया जाए, कॉन्फ्रेंस, नुक्कड़ नाटक और इनके द्वारा आम पब्लिक को जागृत किया जाए। और इसी के जैसे अभी ट्रक ऑपरेटर्स ने हड़ताल की, राइट, ट्रक ऑपरेटर्स ने जैसे अभी हड़ताल की, तो जी आम पब्लिक को भी आना चाहिए मैदान में कि आप कानून पहले पढ़ो तो सही, हम आपको कोई जानबूझ के सजा थोड़ी दे रहे हैं। तो ये केवल पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक में नॉलेज और इनके होने से ही इसके अवेयरनेस और ये सक्सेसफुल लागू हो। और इसी अवेयरनेस की कड़ी में कहीं ना कहीं ये कदम भी उठा रहे हैं हम लोग कि आप जैसे कानून के दिग्गजों को साथ में लाकर हमारे चैनल की जो रीच है उस तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा तमाम सारे मीडिया के अपने भाइयों से भी यही दरख्वास्त है कि अगर हम आगे आएंगे, कानून को पूरी तरह से समझाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो डॉक्टर एकलव्य कह रहे हैं वो चीज भी होगी कि एक तरफ अगर विरोध हो रहा है तो दूसरी तरफ से जनता उठकर समर्थन भी करे और कहीं ना कहीं सही चीज हो। चाहे वो किसान वाला कानून हो या अब ये हाईवे वाला कानून हो, आपको समझना पड़ेगा कि अंग्रेजों ने 77 साल पहले हमें आजादी मिल गई, लेकिन फिर भी आज हम अंग्रेजों वाला कानून ही चला रहे हैं जो उन्होंने अपनी सहूलियत के लिए बनाया था कि हम सड़कों पर चलेंगे, किसी को मार भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 साल की सजा हो जाएगी। जिंदगी की कीमत बिल्कुल भी वहां पर नहीं थी जो आज देखी गई है। सर, एक आखिरी कमेंट में आप दोनों से लेना चाहूंगा एक बहुत ही सिंपल से सवाल पर। 77 साल क्यों लग गए? हमारी जनसंख्या बढ़ी, अपराध करने के तरीके बढ़े, गैंग वॉर्स बढ़े, सारी चीजें बढ़ी, हम भारतीय हो गए, लेकिन गुलामी के लिए जो बनाए गए कानून थे उनमें 77 साल तक जी रहे थे। ये देरी का कारण क्या? क्या पॉलिटिकल विल नहीं थी, या जनता को इसकी जरूरत नहीं लगी, या नेताओं को इसकी जरूरत नहीं लगी? क्या हुआ सर? वरुण जी, इसका तो ऐसा है कि जो आपने सही कहा कि पॉलिटिकल विल, जनता को जागरूक होने ही मत दो। हर सत्तारूढ़ पार्टी ये चाहती है कि मैं सत्ता में रहूं, उसके लिए पब्लिक सोती रहे। और अब जब ऐसी सरकार आई है जो पब्लिक के लिए और उस काम करना चाहती है, पहले भी सरकारों ने पब्लिक के लिए काम किया है, समय समय पर अमेंडमेंट लाए, जब जब इसकी डिमांड रेज हुई है लोगों ने अपनी आवाज उठाई है। परंतु अपनी एक पॉलिटिकल विल किसी भी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और वो जरूरी होती है कि नहीं, मुझे ये चीज हटाकर मुझे ये चीज लानी है, ये काम करना ही है, चाहे इसका मेरा विरोध भी क्यों ना हो। बिल्कुल ठीक है। तो अगर ऐसी पॉलिटिकल विल थी, यही कारण है कि और अब समय भी चेंज हो गया, बहुत आ गए, साइबर क्राइम्स आ गए, नए नए तरह की टेक्नोलॉजी आ गई, डिजिटलाइजेशन आ गया जो पहले नहीं था, तो उनके संबंधित अपराध ज्यादा होने लगे। तब ये आवश्यकता महसूस की गई आज के जमाने को देखते हुए। पर सबसे महत्वपूर्ण आपका कहना सही है वरुण जी कि पॉलिटिकल विल जहां चाह वहां राह की जो कहावत है वह चरितार्थ होती है। इस गवर्नमेंट में विल थी तो इन्होंने विरोध भी हुआ, कोई बात नहीं, परंतु इन्होंने पूरी तैयारी के साथ आए। हालांकि कुछ प्रोविजंस को इन्होंने होल्ड पे रखा है, देखते हैं क्या आता है। परंतु ये एक बात सही है, आपकी पॉलिटिकल विल की कमी थी कानून को बदलने के लिए, जो इस सरकार ने किया है। पॉलिटिकल विल थी। और आखिरी कमेंट सर, आखिरी 2 मिनट हमारे पास बचे तो आखिरी कमेंट महेंद्र सर से लेना चाहूंगा सर मैं, कि राम मंदिर तो बन रहा है, लेकिन ऐसे कानून लाकर और इस बदलाव को लाकर, ऐसे बदलाव लाकर जो 77 साल से वेटिंग में है, क्या हम राम राज की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं कानूनी तौर पर? सब बहुत प्रफुल्लित है कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में उसी स्थान पर हो रही है जहां वो विराजमान थे, और निश्चित रूप से ये हर्ष का विषय है पूरे देश के लिए। अब जहां तक राम राज्य की बात है, देखिए हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहां विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ। संविधान कहता है रूल ऑफ लॉ, और वो कानून
न्याय सम्मत होने चाहिए। सभी कानून, न केवल आपराधिक कानून, सभी कानून हमारे संविधान के अनुरूप होने चाहिए। तो उस दिशा में मैं ये कहूंगा कि ये जो भारतीय न्याय संहिता, जो कि इंडियन पीनल कोड का नया रूप है, वो निश्चित रूप से एक मील का पत्थर है। और जैसा अभी डॉक्टर एकलव्य जी ने कहा कि ये कानून, आपने पूछा कि ये कानून पहले क्यों नहीं आ गए, ये बात सही है कि पॉलिटिकल विल की कमी थी। कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस हुए। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो कानूनों के सुधार के लिए रिकमेंडेशंस देता है, उन्होंने भी कई बार सुझाव दिए। सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों में, जैसे एडल्टरी पे निर्णय है, अपना 377 सेक्शन पे है, या अटेम्प्ट टू सुसाइड पर है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी थे। ये सब मिलकर और वर्तमान सरकार ने एक साहसपूर्ण कदम उठाया, एक व्यापक अध्ययन करवाया और तीनों कानूनों को, जो 3 बेसिक कानून है क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के, उनमें आमूलचूल परिवर्तन किए। फिर टेक्नोलॉजी की डिमांड भी थी, टेक्नोलॉजी आ गई, साइबर लॉज आ गए, साइबर क्राइम्स बढ़े, जिनका पहले उल्लेख नहीं था, वो कानून उस जमाने के थे। तो उन सबको एक साथ मिलाकर और व्यापक कानून बनाए गए। हालांकि इस कानून में कुछ कमियां हैं, कभी और चर्चा करेंगे, कि ओवरलैपिंग है। जैसे चाइल्ड लेबर एक्ट है, उससे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, अनलॉफुल प्रिवेंशन ऑफ एक्टिविटीज में टेररिज्म है, इसमें भी टेररिज्म है, चाइल्ड लेबर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में है, इसमें भी है। तो कहीं पनिशमेंट में कुछ ओवरलैपिंग है। कानून बनाना और कानून में सुधार करना, जैसे सबसे बड़ा कंफ्यूजन इसमें पॉक्सो एक्ट में है। पॉक्सो का है, पॉक्सो एक्ट में 18 ईयर एज दी गई है, परंतु आईपीसी में, इस भारतीय न्याय संहिता में 16 ईयर दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये मतलब ये हमको रीअलाइन करने पड़ेंगे। लेकिन मैं कहूंगा कि कानून का राज बनाने के लिए, क्योंकि कानून का राज नहीं होता तो गुंडा राज आ जाता है, कानून का राज बनाने के लिए एक पॉजिटिव कदम है, और उस पॉजिटिव कदम की तरफ हम आगे बढ़े हैं। और कहीं ना कहीं